हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन एकेडमी बाय प्रीति मैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि एमसीक्यू का है 30 क्वेश्चन का, और ये सीटेट के लिए है। इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पेडागोजी इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद इट्स एक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर जो है हमारे पास उनके एक्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जो ये ऑर्गेनिज्म है, इनको कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है। ईस्ट ईस्ट का क्या काम होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ए में जाएगा फोर्थ। वायरस का क्या काम होता है? वायरस से हमें एड्स हो सकता है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ कोजिंग मलेरिया, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया कोलेरा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो सन से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वापस रिफ्लेक्टेड रेज को वापस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाने देता। उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कुछ डिग्री तक रेज हो जाता है। उसी तरह से जो ये सोलर कुकर है वो बिहेव करता है। उसके अंदर एक कांच की सीट लगी होती है। वो कांच की सीट क्या करती है कि सन से आने वाली रेज को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वापस रिफ्लेक्टेड रेज को जाने नहीं देती। उससे क्या होता है कि सोलर कुकर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो क्या करता है, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने पदार्थों जो फॉस्फोरेंट जो मटेरियल था उस पर काम करना शुरू किया था। जो प्रकाश में रहने पहले हम फॉस्फोरेंट जो मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, अगर हम कुछ देर उनको लाइट में रख देते हैं फिर बाद में अंधेरा कर देते हैं तो वो अपनी लाइट एमिट करते हैं और वो चमकते रहते हैं। उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। उनका मानना था कि सूर्य का प्रकाश ही वह कारण था जिससे क्रिस्टल फोटोग्राफिक प्लेट पर अपनी छवि अंकित करता था। ठीक है। कि उनका ये मानना था कि जो सन से आने वाली लाइट है ना, उसी से जो क्रिस्टल है वो अपनी फोटो बना रहा है। लेकिन 1896 में एक तूफानी दिन उन्होंने इसे कुछ दिन के लिए छोड़ने का निर्णय ले लिया, इस एक्सपेरिमेंट को। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अंधेरे दराज में अपना क्रिस्टल अंधेरे दराज से अपना क्रिस्टल अंधेरे में रख दिया, दराज के अंदर। फिर उन्होंने अपना क्रिस्टल निकाल के देखा, लेकिन वो क्रिस्टल है ना अंधेरे में रखने के बावजूद भी चमक रहा था। तो वो कह रहा है कि जिसका अर्थ था कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के बावजूद भी क्रिस्टल ने जो है अपने अंदर से रेज निकाली हैं और वो इसीलिए चमक रहा है। कोई भी बॉडी कब चमकती है? जब वो अपने अंदर से रेज एमिट करती है। ठीक है। तो क्या बोलता है कि उपयुक्त अंश विज्ञान के बारे में क्या दर्शाता है, कि ये जो अब वो एग्जाम्पल दिया गया ये साइंस के बारे में क्या दर्शाता है, कि साइंस इज प्रोसीड्यूरल मोर देन क्रिएटिव। कि साइंस रचनात्मक है प्रक्रियात्मक से अधिक। वैज्ञानिक खोजे जो है वो आकस्मिक हो सकती हैं। विज्ञान एक एकाएक प्रयास है, सोलिटरी प्रयास है। वैज्ञानिक ज्ञान अनंतम होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि उसने देखो बहुत दिन बाद अपना एक्सपेरिमेंट उठा के देखा, और उसने जब जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट देखा, अपना जो रिजल्ट्स देखे, उसे एकदम से पता चला कि साइंस जो सन है वो इकलौता सोर्स नहीं है जिससे कोई क्रिस्टल चमकेगा। बिना सूरज के भी कोई क्रिस्टल है, बिना सन की लाइट के भी कोई क्रिस्टल है, वो लाइट अपने अंदर से एमिट कर सकता है। तो वो क्या हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी सेरेंडिपिटियस। ठीक है। वैज्ञानिक खोजे आकस्मिक हो सकते हैं, यानी कि एकदम से हो सकते हैं। तो वो एकदम से ही तो खोज हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो 7 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, और रिएक्टिविटी सीरीज से आने वाला क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। देखो ए जो मेटल है ना, ए मेटल है वो रिएक्ट करती है वोलेंटली विद कोल्ड वाटर। ए जो है उसने रिएक्ट किया कोल्ड वाटर के साथ बहुत
वोलेंटली। तो हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो ऊपर वाली मेटल है कौन कौन सी है ऊपर, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये वोलेंटली रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर के साथ। बी है जो रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, यानी कि या तो गर्म पानी के साथ या भाप के साथ। कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब किसके साथ रिएक्ट करते थे, ये सब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते थे या स्टीम के साथ आउट करते थे, रिएक्ट करते थे। और जो सी है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जो सी है वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है वाटर के साथ। तो हमें पता हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल एग्जिस्ट कर रही थी कौन कौन सी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी पे चलिए आप, सॉरी सी मेटल पे जाइए आप। सी मेटल है कि इनमें वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रही, तो सिल्वर भी नहीं करेगी, कॉपर भी नहीं करेगी, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए हमारे पास। और जो ए मेटल है वो रिएक्ट कर रही है कैसे, कोल्ड वाटर के साथ वोलेंटली रिएक्ट कर रही है। तो मैग्नीशियम तो वोलेंटली रिएक्ट करती नहीं है, क्यों, मैग्नीशियम तो किसके साथ, या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the three end of an electric circuit comprise a cell and switch are connected one by one। एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, उसके अंदर जब हमने स्विच में पहले तो वायर ए को जोड़ा, फिर वायर बी को जोड़ा, और फिर वायर सी को जोड़ा, और फिर डी को जोड़ा। हमारे पास ये 4 वायर दिए गए हैं। तो ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर विल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट, सबसे कम अमाउंट में हीट कौन प्रोड्यूस करेगा। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आई क्या है, हमारे पास करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी कितने टाइम के लिए हमने करंट को वायर के अंदर से फ्लो किया है। तो करंट सभी के अंदर सेम जा रहा है, टाइम भी सभी के लिए सेम है। तो जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। इनमें से जिस भी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ही क्या करेगा, उसकी ही हीट ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनमें से जिसकी भी लेंथ सबसे ज्यादा है वो क्या करेगा, लेंथ सबसे ज्यादा है वो क्या करेगा, अपने पास सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा तो सबसे ज्यादा हीट भी पैदा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रक्रिया हमें नहीं करना चाहिए, नहीं होती है। तो अपशिष्ट जल की गति को कम करके बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर को नीचे बैठने दिया जाता है। हाँ, पहले पानी बहुत ज्यादा गंदा है तो पहले हम उसको शांत रख देंगे ताकि जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है उसके अंदर वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, पंख को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, उसके अंदर कोई कुछ गंदगी जमा हो रखी है तो उसको खुरच के हम बाहर निकाल देंगे। अपशिष्ट जल ग्रीट और बालू हटाने वाली टंकी में प्रवेश करेगा। एक उसको ऐसी टंकी में प्रवेश कराएंगे जहां से ग्रीट और बालू हटा दे। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकार्बनिक अशुद्धियां जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट क्लोरीनीकरण द्वारा हटाई जाती है। नहीं, क्लोरीनीकरण जो होता है, क्लोरीनेशन जो प्रोसेस होता है वो अशुद्धियों को नहीं हटाता, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सना है एंड प्रिया है। तो जो सना है रिकॉर्ड हर बॉडी टेम्परेचर एज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जो प्रिया रिकॉर्डेड है हर टेम्परेचर एज 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो सना का जो टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट में, और जो प्रिया का है वो है 38 डिग्री 4 सेल्सियस। तो देखो, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 98.6, और जो सेल्सियस स्केल के अंदर होता है वो होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ये वाली जो बंदी है सना, ये
इसका टेम्परेचर बॉडी का सही है, लेकिन इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? बोथ सना एंड प्रिया आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, दोनों को बुखार है। नहीं, सना बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ सना इज मोर देन दैट ऑफ प्रिया, सना का टेम्परेचर ज्यादा है। नहीं, बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज मोर देन सना, हाँ बॉडी टेम्परेचर प्रिया का सना से ज्यादा है। नेक्स्ट, आप निम्नलिखित में से किन गुणों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ेंगे? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे गुण हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं? वैज्ञानिक जांच करने में दृढ़ता, वैज्ञानिक अपनी जांच करने में दृढ़ होते हैं, जांच की जाने वाली बड़ी समस्याओं को सामने लाने और उन्हें छोटे हल योग्य भागों में तोड़ने में रचनात्मकता, ये सही ऑप्शन है बी। अच्छा, गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति, हाँ जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक बातें नहीं है उनके प्रति उनके दिमाग में डाउट चलता रहता है। सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, नहीं संस्कृति का संरक्षण वैज्ञानिक जो है वो नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन सभी से काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो दिए गए हैं इनमें से एनिमल दिए गए हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग दिया गया है, तो उसको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए इन्फेंट क्या करता है? ये जो माँ का दूध पीता, स्तनपान करता है या सकलिंग करता है, तो इस डी में जाएगा फोर्थ। डी में फोर्थ है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर 3 है केवल, बाकी सभी आप मैच कर लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रा ने यह वैकल्पिक अवधारणा है कि गर्म करने पर हवा सिकुड़ जाती है। एक बच्चा ये मानता है कि अगर जैसे ही हवा को गर्म करते हैं ना, हवा का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या होती है कि जैसे ही हवा को ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, हवा एक्सपैंड होती है, कॉन्टैक्ट नहीं करती, एक्सपैंड होती है। तो ये क्या कह रहा है कि इस वैकल्पिक अवधारणा को देने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर देखिए, छात्रों से हवा वाली बोतल के मुंह पर चिपका हुआ गुब्बारा लगाने और बोतल को उबलते हुए पानी वाले जल उष्मक में रखने, वाटर बाथ में रख दिया, और प्रेक्षणों को नोट करने के लिए कहेंगे। चालन और संवहन में अंतर समझाए नहीं, कंडक्शन कन्वेक्शन में आप डिफरेंस समझा दो, उससे थोड़ी पता चलेगा कि हवा एक्सपेंड हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ठीक है, आस्क स्टूडेंट टू डू एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व फिलिंग ए प्लास्टिक बॉटल टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी विद हॉट वाटर, कैपिंग टाइटली एंड कीप इट असाइड अ फ्यू, आस्क स्टूडेंट टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। नहीं, छात्र क्या है, आस्क स्टूडेंट टू रेफर द टेक्स्ट बुक में से तो करेगा ही क्या? ऑप्शन नंबर ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया, बोतल के मुंह पे उसने एक बलून लगा दिया और बोतल को एक गर्म पानी के बाथ में रखा। जैसे ही वो जो हवा है वो गर्म हुई तो उससे बलून के अंदर वाली हवा भी एक्सपैंड होने लगी और बलून फूलने लगा, उससे बच्चे को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, while preparing dough for bread, baking powder is added along with the yeast to facilitate the fermentation। नहीं, क्या ब्रेड जब बेक करते हैं फर्मेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम यीस्ट के साथ बेकिंग सोडा डालते हैं? बिल्कुल नहीं। रीजन क्या बता रहा है? बेकिंग पाउडर एक्ट एज अ फूड ऑफ फॉर यीस्ट। नहीं, दोनों ही गलत ऑप्शन है। यीस्ट के लिए जो भोजन का कार्य करता है वो शुगर करता है, स्टार्च करता है, ये नहीं करता है बेकिंग पाउडर। तो ए और आर दोनों ही फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धारणा पहले ये मानते थे, देयर वाज अ बिलीफ दैट द लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ वर क्रिएटेड बाय गॉड, कि अर्थ पर सभी भगवान ने बनाए हैं। हाउएवर डार्विन एंड वेलेस केम अप विद एन आइडिया दैट लाइफ फॉर्म इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। पहले सब ये मानते थे कि सारी की सारी जो लाइफ है वो भगवान ने बनाई है, लेकिन डार्विन और ये एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने ये बताया कि जो पहले से ही अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनको ही इवॉल्व होके आगे अलग अलग लाइफ मिली है। तो इससे साइंस के प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है? विज्ञान अंतर विषय है, साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। नहीं, साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल। बिल्कुल नहीं। क्या उसका ज्ञान तटस्थ है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। साइंस प्रोग्रेस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। नहीं, साइंस इज टेंटेटिव, मतलब साइंस का कोई भी एंड नहीं है, टेंटेटिव नहीं है, टेंटेटिव है।
अनंतम है, उसका कोई निश्चित एंड नहीं है। कोई और आएगा वो कुछ और बता देगा, कोई और आएगा वो कुछ और बता देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट। बायोग्राफी साइंटिस्ट की होनी चाहिए, अच्छी बात है। Narrating biographies of great scientists inspires students to learn how scientists make discoveries by following a universal scientific method। तो क्या कह रहा है, महान वैज्ञानिकों की जीवनियों का वर्णन करने से छात्रों को यह सीखने की प्रेरणा मिलती है कि वैज्ञानिक एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक पद्धति का पालन। पहली बात तो ये बात ही गलत है कि जो वैज्ञानिक है वो सार्वभौमिक वैज्ञानिक पद्धति यानी कि एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। क्या है ऑप्शन, बोथ ए आर ट्रू नहीं, ए आर और फॉल्स नहीं, ए एंड आर ट्रू नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light travel from an optically denser medium to an optically rarer medium, what will be the change in the frequency of light। देखिए रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाने में जो लाइट है उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है एंड उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम वेदर इट इज रेयर मीडियम और इट इज डेंसर मीडियम। तो नो चेंज, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ 4 मेटल दिया गया है, ए बी सी एंड डी were added to the following solution separately, the result observed are shown below, what is the order of reactivity। ये भी क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से आया है। तो देखिए एक सेट में हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चन आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। मेटल ए है, जब उसने FeSO4 के साथ रिएक्शन किया तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मेटल ए ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो उसमें ग्रीन डिपॉजिट आ गया, ठीक है। और ZnSO4 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं किया, यानी कि कॉपर के साथ तो रिएक्ट कर रही है लेकिन इसके साथ FeSO4 और ZnSO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। तो ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सी सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि जो ए मेटल है वो कॉपर सल्फेट से तो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से तो ज्यादा एक्टिव है। बी जो है वो क्या कर रही है, FeSO4 को भी के साथ भी रिएक्शन कर रही है और CuSO4 के साथ भी रिएक्शन कर रही है। सी जो है वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रही है, और जो डी है वो जिंक के साथ भी रिएक्शन कर रही है और FeSO4 के साथ भी रिएक्शन कर रही है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सी हुई, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सी हुई, जो ग्रे डिपॉजिट, ब्राउन डिपॉजिट, नो चेंज। तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल हुई इनमें से, आप डी को देखिए, डी को देखो, डी क्या कर रहा है, इससे भी रिएक्ट कर रहा है, इससे रिएक्ट कॉपर सल्फेट से नहीं कर रहा है और इससे भी कर रहा है, यानी कि जो डी है वो जिंक से भी ऊपर है और आयरन से भी ऊपर है, तभी तो वो जिंक वाले सॉल्यूशन से भी और आयरन वाले सॉल्यूशन से भी दोनों को से रिएक्शन कर रही है। तो वो आयरन से भी ऊपर है और जिंक से भी ऊपर है, इसलिए। और जो ये ए है मेटल, ये क्या कर रही है, ये कॉपर से ऊपर है, सिर्फ कॉपर से ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी हमें, डी वाली मिलेगी। तो डी सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन सी देखिए, सी किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो सी सबसे कम रिएक्टिव है और डी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टेस्ट ट्यूब है ABCD विद डिफरेंट लिक्विड आर टेकन, ठीक है। ABCD में हमने डिफरेंट लिए हैं लिक्विड्स। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ग्लूकोज सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन टर्मरिक सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब सी कंटेन डिटर्जेंट सॉल्यूशन and test tube D contain pure water. Which of the following will you observe when you put a piece of blue litmus paper in each test tube? ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर हमने रख दिया किसके अंदर, चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्लिष्ट दी गई है और ये 2026 वाला क्वेश्चन
पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज को। हिंदी में पढ़िए, नीले लिटमस में रंग परिवर्तन होता है। ए में क्या है हमारे पास, ए में डाला है ग्लूकोज सॉल्यूशन, और जो ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बताइए। देखिए जो हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। टर्मरिक जो होता है वो होता है एसिडिक टर्मरिक सॉल्यूशन, और डिटर्जेंट जो होता है वो होता है बेसिक, और डी में है प्योर वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है। तो जो है ये कॉलम ए, टेस्ट ट्यूब ए में ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, टेस्ट ट्यूब ए में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर हम जब ब्लू लिटमस डालेंगे रिमेन ब्लू रहेगा, रेड लिटमस डालेंगे तो वो क्या ब्लू हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। ये चेंज होगा टर्मरिक, जो ए में क्या है ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा, नहीं, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा जब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हम डालेंगे, टर्न ब्लू, रेड जो है वो टर्न ब्लू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या लिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा वापस से पढ़िए। 4 टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी विद डिफरेंट लिक्विड आर टेकन, ठीक है, ए के अंदर ग्लूकोज है, ए के अंदर क्या है, ग्लूकोज है ए के अंदर, ठीक है, तो ए में जब हमने ग्लूकोज के अंदर जब हमने ब्लू लिटमस डाला तो वो ब्लू रहेगा, रेड डालेंगे तो क्या वो ब्लू हो जाएगा, नहीं, ठीक है। बी के अंदर हमारे पास क्या है, टर्मरिक सॉल्यूशन है, टर्मरिक सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो एसिडिक क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस रेड रहेगा, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, सी के अंदर क्या है हमारे पास, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट होता है बेसिक, बेसिक, तो बेसिक क्या करता है, जो एसिडिक होता है वो तो नीले को लाल कर देता है, और जो बेसिक होता है वो लाल को नीला कर देता है, तो ये रहेगा लाल को नीला, टर्न ब्लू और टर्न पिंक, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा बताना है, तो अपने पास जो है ऑप्शन 3 तो करेक्ट है, ऑप्शन 3 के साथ कौन सा जाएगा, बी में क्या डाला हमने, एसिड, एसिड क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, ठीक है, लाल को, ये गलत है हमारे पास, बी वाला सेकंड वाला काट दो हर जगह से, ठीक है, सेकंड वाला काट दो, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट दी गई थी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए ये जो सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 ½ H2O, जिप्सम का क्या है, CaSO4 2H2O, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, तो जो स्लैग्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना, वो होता है CaOH2, यहाँ पे ये बिना बुझा हुआ चूना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 और S2 दो दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन ए मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम, जब एक मूविंग पार्टिकल है उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। टू चेंज मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल है नॉन जीरो, नेट फोर्स शुड बी एक्ट ऑन इट, हाँ दोनों सही है। नेट फोर्स जब बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, जब हमें उसका मोशन वाला स्टेट या रेस्ट वाली स्टेट जो है चेंज करानी होती है, तो हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तो क्या है, दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन, साइक्लोन के क्या होते हैं, कूल एयर राइज एंड हाई प्रेशर इज क्रिएटेड,
वार्म एयर राइज एंड हाई प्रेशर क्रिएटेड, वार्म एयर राइजेज एंड लो प्रेशर क्रिएटेड। जब भी एयर गर्म होती है वहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। ठीक है, अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक टिप्पणी करता है कि एक वैज्ञानिक खुले विचारों वाला होता है। यह टिप्पणी वैज्ञानिक का किस बारे में उजागर क्या करती है? वे अन्य वैज्ञानिकों के विचारों से सहमत नहीं होते, नहीं, गलत है। वे लगातार नए विचार लेकर आते हैं, सही है। वे उन विचारों पर भी विचार करते हैं जो अपने विचारों के विरुद्ध जाते हैं। वे अपने विचारों को सभी के साथ खुले तौर पर साझा करते हैं, नहीं। खुले विचारों वाला क्या है कि जब उनके अपने खुद के विचारों के विरुद्ध भी विचार आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। हाँ, सही है। विली हैव ए लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो जो शेप होती है छोटी आंत की वो इस तरह की होती है, तो ऐसी फॉर्म विली बोलते हैं जिसको। ऐसी फॉर्म बनने से क्या होता है कि जो छोटी आंत है उसका जो एरिया है वो लार्ज हो जाता है और वो ज्यादा फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द रीजन फॉर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। विच मेथड इज विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न। फर्न में सबसे फेमस रिप्रोडक्शन का क्या है, तो ये क्या है, अलैंगिक जनन करते हैं और इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। हमें पता है इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डायबिटीज के लिए। हमें पता है इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डी में थर्ड जाएगा, डी में थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 को काट दो। थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बोनेपन के लिए, ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बी में फर्स्ट जाएगा, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, एम डी में थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम उस मेथड को, उस मेटल को या उस मटेरियल को अलग करते हैं जो जमने की प्रकृति रखता है। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटाशियम पर मैग्नेट, हार्वेस्टिंग साल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, हाँ कर लेंगे इससे, इसको तो साल्ट को तो। सेपरेशन ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर, हाँ फिटकरी जो होती है उसको भी कर लेंगे। मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लेड, इसको भी कर लेंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटाशियम पर मैग्नेट है उसको नहीं कर सकते हम इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। क्वेश्चन बड़ा है, और ये क्वेश्चन बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ये ऐसी ही लैंग्वेज में चलते हैं। ठीक है, विज्ञान की एक कक्षा में सुमित कुछ सामग्री लाए, पानी की बोतल, कांच की गिलास और मोटा कागज का टुकड़ा। उन्होंने गिलास में पानी भरा और उस मोटे कागज को, उस पर मोटा कागज रखा। धीरे धीरे सावधानी से गिलास को उल्टा किया और हाथ हटा लिया। छात्र हैरान थे कि कागज गिलास से चिपक रहा था और पानी बाहर नहीं आ रहा था। कुछ छात्रों ने कहा कागज में अंदर गोंद था, जबकि दूसरों ने कहा पानी के कारण चिपका है। आपके अनुसार गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करना कि प्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान का मुख्य मार्ग है। शिक्षार्थियों को उनके प्रेक्षणों के आधार पर स्पष्टीकरण बनाने के नहीं, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी सही है, इसके ऑप्शन तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए कथनों के सेट में से सही कथनों का चयन कीजिए। जो कले मिट्टी होती है उसमें बालू और गाद होती है। मृदा की तुलना में दुमटी मृदा में जल का अंतर्स्रवण तीव्र होता है। बलुई मृदा कणों, जो जो मिट्टी होती है बालू जिसको बोलते हैं, उसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। हाँ सही है ये बात। और जो ये दुमट्टी मिट्टी होती है, दुमट्टी मतलब लोमी सोइल, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में विज्ञान और समाज के संबंध की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त होगा? विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता नहीं, इससे क्या सामाजिक कार्य होगा? परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास पर समूह परियोजना। हाँ, समूह में जब परियोजना बनाएंगे तो उससे क्या होता है, बच्चे जब समूह में काम करते हैं तो उससे उनका सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शिक्षिका डेंसिटी पर एक गतिविधि कर रही है। छात्र देखते हैं कि स्टील की चम्मच पानी में डूब जाती है लेकिन स्टील की कटोरी तैरती है। वह छात्रों से पूछती है, आपको क्या लगता है कि कटोरी क्यों नहीं डूबी, इसे क्या डुबोएगा? शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है? निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना करना, निष्कर्ष यानी कि हाइपोथेसिस, और अवलोकन ऑब्जर्विंग, या प्रयोग करना। तो इसमें क्या है, हाइपोथेसिस, कि बच्चे दिमाग में ये विचारधारा बनाए कि कैसे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, हाँ, जब हम आयरन पे जो रस्ट लगती है उसको जो रोकने का मेथड होता है वो गैल्वेनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं हम। तो दोनों ही ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं, ये दोनों में ही केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं देगा? तारामंडल, उद्योगों और विज्ञान संग्रहालयों का दौरा करना। क्या करना है? पेशेवर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का नहीं करेगा। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में शौक विकसित करना। पड़ोसी स्कूलों के साथ शिक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना। विज्ञान की पुस्तक में दी गई ये दोनों नेगेटिव आंसर हैं। तारामंडल, उद्योगों और विज्ञान संग्रहालयों का दौरा करना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन।